अब प्रॉब्लम यह है बीजेपी के लिए या किसी के लिए भी, देखिए इसको सिर्फ बीजेपी की समस्या ना समझे, क्योंकि जब आंकड़े सामने आएंगे, ठीक है, और जब तस्वीर सामने आएगी तो एक कास्ट असर्शन होगा। ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो इंडिया अलायंस में वैचारिक तौर पर है, ये बीजेपी अकेले नहीं है, क्योंकि जब किसी, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि मैं संजय शर्मा और मेरे इलाके में मेरी ये ताकत है, आप अभी ज्ञान प्रकाश के साथ बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अच्छा है राहुल गांधी ये पॉइंट उठा रहे हैं, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूं कि वो उठा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें से कोई नए कॉम्पोजिशन अगर निकल कर आए तो सीट वो उन्हीं से मांगेंगे, और यही हाल बीजेपी का होगा। आपने सालों से अन्ना आंदोलन के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा जितना ओल्ड पेंशन को लेकर दिल्ली के अंदर हुआ। लाखों लोग जुड़े, भरी गोदी मीडिया ने चैनलों से गायब कर दिया। ओल्ड पेंशन, जातीय जनगणना और चुनाव में 6 महीने बचना, तो क्या हिंदुत्व का कार्ड इन पे भारी पड़ पाएगा या ये चुनाव बहुत फंसने वाला है? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि दोनों ही साइड्स के ये अब चुनौती होगी। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की राजनीति गजब चल रही है। देश के प्रधानमंत्री और देश की गोदी मीडिया भी गजब है। इजराइल पे हमला हुआ, बहुत दर्दनाक हमला था, बहुत खराब तस्वीरें सामने आई। दुनिया में कहीं पे भी हमला हो, कहीं पे भी ऐसी तस्वीरें सामने आए, दर्दनाक हैं। हमास ने जो इजराइल में हमला किया, जो लोग मारे गए वो, और जो इजराइल लगातार फिलीपींस पे हमला करता रहता है वो, दोनों दर्दनाक है। मौत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल के दर्द पे प्रधानमंत्री जी बड़े परेशान हैं। उनके भक्त कह रहे हैं नींद नहीं आई रात भर। गोदी मीडिया के एंकर इजराइल में हमास की लड़ाई में भी भारत में एक धर्म को ढूंढ रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकरों के ट्वीट देखिए कि भारत में भी इस तरह के लोग रहते हैं, उनकी भी पहचान होनी चाहिए। पहचान मतलब वैसी पहचान होनी चाहिए जैसे प्रधानमंत्री जी कपड़ों के आधार पे करने की बात करते आए हैं। लेकिन ये तो विदेश की राजनीति है, तो देश में राजनीति चल रही है वो बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री जी के लिए खतरनाक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। नीतीश कुमार की लगाई आग पूरे देश में फैल गई है। बिहार में आई जाति जनगणना के आंकड़ों ने पिछड़ों और दलितों में यह बात साफ कर दी है कि अब उन्हें उनका हक चाहिए। दिल्ली में पेंशन के मुद्दे को लेकर जो आंदोलन हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हुए, वैसा अन्ना के आंदोलन के बाद लोगों ने देखा नहीं। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया के चैनलों पर वो दिखाया नहीं गया, लेकिन सोशल मीडिया ने वो कमी पूरी कर दी। बड़ा सवाल यह कि अब भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? राजस्थान में घोषणा कर दी गई कि हम जाति जनगणना कराएंगे। उत्तर प्रदेश बिहार जैसा लगभग है, आबादी के लिहाज से लगभग है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से लोगों के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अगर आबादी पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की मिला के 85-90% है, और क्षत्रिय और ब्राह्मणों की आबादी अगर 4%, 5% या 10% भी है, तो फिर आखिर पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इस तरह की बात अलग अलग आ रही है। उड़ीसा में भी जाति जनगणना की बात शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या यह है कि वो एक लंबे समय तक अपना कोर वोट बैंक पंडित ठाकुर बनिया काइस रखती आई है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ा गए हैं। जाति जनगणना के बाद आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बांटना चाहती है जातियों पे, हम तो गरीब की जाति देखते हैं। पिछड़ी जाति के लोग पूछ रहे हैं कि यही कांग्रेस बांटना चाहती है कि 90 अफसर IAS तैनात होते हैं दिल्ली में और सिर्फ 3 पिछड़े होते हैं? बड़े गंभीर सवाल हैं। और ये बात तय है कि अगर पिछड़ों में, दलितों में, मुसलमानों में, बाकी अल्पसंख्यक समुदाय में ये संदेश चला गया तो भाजपा के लिए परेशानी हो जाएगी। संदेश ये भी अगर चला गया कि भाजपा जानबूझकर विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन में, नौकरियों में पिछड़ों की नियुक्ति नहीं कर रही है, तब भी खतरनाक संदेश चला जाएगा। भाजपा की समस्या यह है कि अगर वो पिछड़ी जाति की वकालत ज्यादा करेगी तो उसका जो कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण, काइस, क्षत्रिय, बनिया, वो खिसक सकता है, वो कांग्रेस में जा सकता है। शानदार बात किया आज एक
ऐसे पत्रकार ने जिसकी दुनिया भर में एक साख है। एनडीटीवी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे अज्ञान प्रकाश। किताब लिखी है उन्होंने उत्तर प्रदेश की जाति पे। मेरा अनुरोध है कि आज मैं उनसे बातचीत करूंगा, ये पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। देश की राजनीति का जो कच्चा चिट्टा है वो आपको समझ आएगा कि आखिर भाजपा इतनी परेशान क्यों है और क्यों 2024 की बाजी अब साहिब के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। चलते हैं सीधे अज्ञान प्रकाश जी के पास। शुक्रिया अज्ञान जी, हमको समय देने के लिए। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुनिया बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। अलग अलग जगह पे अलग अलग हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन इजराइल की जो तस्वीरें आई हैं उसने बहुत मन को विचलित किया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई मारा जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे महिला को निवस्त्र किया जाए, उसके साथ हिंसा की जाए, वो शर्मनाक होती है। जो हमास ने किया वो निंदनीय है, इजराइल जो करता है वो निंदनीय है। हमारा लेकिन एक हमारे देश से बड़ा जुड़ा सवाल है मीडिया। चूंकि आप एक मीडिया का देश का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, और देश का मैं गलत शब्द कह रहा हूँ, आप दुनिया का मीडिया का बड़ा चेहरा रहे हैं। दुनिया आपको पहचानती है, आपका सम्मान करती है। मैं देख रहा हूँ मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका ये निंदा कर रहा है कि ये जो हमास ने किया है वो भारत में छुपे हुए ऐसे चेहरों को पहचानना चाहिए, उन पे उनको उनको इन संग भी ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, दिमाग ठीक कर देना चाहिए। जो मीडिया मणिपुर पे मां भी नहीं बोल रहा है हिंसा पे। दूसरा बड़ा सवाल, हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल को लेके बहुत चिंतित हैं। उनके भक्त कह रहे हैं वो रात भर सो नहीं पाए। लेकिन जिस तरह नग्न लड़की हमास के आतंकियों के द्वारा मारी गई दिखाई गई, उसी तरह के नग्न लड़कियां मणिपुर में भी दिखाई दी गई। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दो नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी उन महिलाओं के लिए नहीं बोला, और इस गोदी मीडिया के एंकरों ने भी नहीं बोला। आपने वो मीडिया का दौर देखा है, आप एनडीटीवी का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको रिकॉग्नाइज कर दिया था। ये क्या फर्क आ गया है कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे, उनके पालतू गोदी मीडिया के लोग हमास की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे? कहाँ फर्क आ गया? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, गंभीर सवाल है संजय आपका। लेकिन अब ये ऑब्वियस हो गया है, अब ये स्वाभाविक हो गया है, इसलिए क्योंकि अब ये घटनाएं रिपीट की जाती है, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है, एक तरीका बन गया है। और उस तरीके में बहुत स्पष्ट है कि एक हिस्से का मीडिया बोलता है और एक हिस्से का मीडिया नहीं बोलता है। अब नहीं बोलने वाला जो मीडिया है, यही दिक्कत होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया कहाँ है भाई। प्रॉब्लम मुझे जो है वो सबसे बड़ी ये है, चाहे वो इजराइल की घटना हो या मणिपुर की, मीडिया को तो इंडिपेंडेंट रहना है ना। जो मूल स्वरूप है उसका वो इंडिपेंडेंट रहने का है, ना ही पूरी तरह खिलाफत कर मतलब खिलाफत का एजेंडा चलाने का है, और ना ही पूरी तरह प्रो एजेंडा चलाने का। उसको तो इंडिपेंडेंट रहने का है। मीडिया इन दीज क्रूशियल टाइम्स हैज टू गिव अ मैसेज कि सोसाइटी और पॉलिटी दोनों कोलैप्स हो जाएगी अगर मणिपुर और इजराइल जैसी घटनाएं होंगी। आप समझ रहे हैं? तो दोनों ही घटनाएं रिफ्लेक्शन किसका है? रिफ्लेक्शन समाज का है, रिफ्लेक्शन जो हमारे आसपास की सियासत है उसका है। दूसरा, हमने ये भी देख लिया, बहुत इतिहास इसका गवाह है, और ऐसी बातें करना बड़ा इंटेलेक्चुअल लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सरल करके बताने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि जब धर्म को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है तो एक किस्म का अफीम बन जाता है। ये एक बहस रही, आप इससे एग्री करें नहीं करें, लेकिन एक बहस की लाइन ये रही है। अब क्या हो रहा है कि सोच का डिवीजन, सोच का बंटवारा इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि कोई ना कोई साइड उस पोलराइजेशन से बेनिफिट कर रहा है। आप समझ रहे हैं संजय मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई ना कोई हिस्सा जो है उस ध्रुवीकरण से फायदा ले रहा है, तो इन घटनाओं को और अंजाम दिया जा रहा है। जबकि मेरा अपना ये मानना है, और मुझे मतलब किसी को भी सही नहीं लगेगा इजराइल की तस्वीरें या मणिपुर की, कि इनके खिलाफ एक कलेक्टिव संदेश होना चाहिए कि ये घटनाएं अपने आप में क्यों हो रही हैं और इनको कैसे रोका जाए। क्योंकि आप मणिपुर में देख लीजिए, अगर आप राहुल गांधी की स्पीच को सुनिए, जब उसने डिस्क्राइब किया कि वहां वो गए राहुल गांधी और कैसे उनसे लोग मिले और लोगों ने उनसे क्या कहा, तो एकदम साफ है ना कि दो समाज के ही हिस्सों के बीच का टकराव।
जिसमें किसी बेचारी लड़की को इस तस्वीर में आना पड़ता है। तो जब तक हम इसको कलेक्टिवली सामूहिक तौर पर इसकी निंदा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक हिस्सा जो बेनिफिट करने वाला है इससे, जो फायदा लेने वाला है इससे, वो कहेगा बहुत बढ़िया, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई कैंडल मार्च निकाल लेगा या कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी या बयान आ जाएंगे। हमको तो जो करना था वो हमने कर दिया, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। सर्व समाज में, शिक्षित समाज में, उस समाज में जो संतुलित व्यवहार करता है, इस तरह की घटनाओं का होना गलत है। और कोई भी पक्ष हो, कोई भी हिस्सा हो, एंटी हो, प्रो हो, मैं उसका जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन आपको फिर कलेक्टिव तौर पर इसकी निंदा करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इजराइल तो और भी हमारे लिए वो है, क्योंकि हमारे अपने उससे बहुत बहुत महत्वपूर्ण संबंध है इजराइल के और हिंदुस्तान के। मोदी जी के समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर हम जियोपॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली भी उसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो इसलिए इसको कंडेम होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्मली। ये तो अज्ञान जी एक दुनिया से बाहर की बात थी, लेकिन हमने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जब गए राजस्थान में, तब वहां भी उन्होंने बहुत सफाई के साथ सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने की कोशिश की। एक दर्जी की हत्या की गई थी, उसका गला रेत दिया गया था, उस मुद्दे को उठाया, और वो मुद्दा राजस्थान के लिए बड़ा सेंसिटिव था। हालांकि गहलोत सरकार ने उस पर तत्काल रिएक्शन किया था, उसको गिरफ्तार किया था, और बाद में जो कनेक्शन निकले थे आतंकी वालों या मारने वालों के, बड़े खतरनाक तरीके से निकले थे कि वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के नेताओं के साथ फोटो थे, बीजेपी के नेताओं के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये घटनाएं जो किसी भी समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ऐसी घटनाओं का जिक्र करके माहौल को तनावपूर्ण क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है? इसलिए क्योंकि चुनाव है। सीधा एक लाइन का उत्तर है। देखिए, आप अभी क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत हो या दुनिया की सियासत हो, सारे बड़े नेता एक फॉर्मूला को समझ चुके हैं, और मैं इसको बहुत क्लोजली पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ऋषि सुनक के बनने को मैंने इंग्लैंड में था जब, तब फॉलो किया, और बोरिस जॉनसन और उनकी लड़ाई को देखिए। हमेशा अब एक पोजीशन क्लियर होती जा रही है नेताओं के बीच। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, जो बाइडेन के आने से पहले, फिर जो बाइडेन को देखिए, आप जो भी बड़े विश्व के नेता हैं, पूरा आप यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट देखिए, सारे नेता अब एक फॉर्मूले को अपना रहे हैं। और फॉर्मूला ये है, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको पहला व्यक्ति हूं उसको क्लियरिफाई करने वाला, बताने वाला, कि इंटरनेशनल कंस्टिट्यूएंसी को अलग तरह से एड्रेस करो और डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को अलग तरह से एड्रेस करो, ताकि डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी में जो तुम्हारा कोर सपोर्ट बेस है वो आपके साथ बना रहे, वो नहीं हटे। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें पहले उतनी व्यापक स्तर पे देखने को नहीं मिलती थी, देश के सबसे बड़े नेता से तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती थी। अब ये दुनिया भर में मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को, क्योंकि उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनके मसले अलग होते हैं, उनके तनाव अलग होते हैं, उनके बहुत सारी पॉलिसीज जो बनती हैं वो अलग होती हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है वो बिल्कुल अलग होता है। याद आपके इंटरैक्शन में मैंने कहा था, आपसे बातचीत करते हुए, मैं 2 दिन पहले फिलीपींस से आया था, कि वहां पर लोगों ने हम मुझसे पूछा कि भारत के हालात कैसे हैं, भारत के बारे में जो बाइडेन ने क्यों ऐसे कहा। आप समझ रहे हैं? तो भारत बहुत अहमियत रखता है देश के तौर पर, क्योंकि चाइना के बाद भारत को देखा जाता है। लेकिन अब ये एक तरीका बन गया है कि आप डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को अलग एड्रेस करिए और आप इंटरनेशनल को अलग कर। आप इमरान खान को देखिए ना, फॉर एग्जांपल। इमरान तो मतलब मैं उनको एक अरसे से जानता हूं, वो जहां से पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया, मैंने उस कॉलेज से रिपोर्ट किया। अब इमरान की जबान, आप कुछ कभी भी उनको क्लोजली ऑब्जर्व करिए, जब वो पावर में थे और उससे आने से पहले बिल्कुल ही अलग थी। और उसी इमरान को आप किसी इंटरनेशनल फोरम में, एक जमाना था वो इंडिया बहुत आया करते थे और तमाम प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज मेरे साथ किए, बहुत लोगों के साथ किए उन्होंने, वो जबान बिल्कुल अलग थी। तो ये अब एक तरीका बन गया है। और
मेरे हिसाब से नेता ये समझने लगे हैं कि दोनों कंस्टिट्यूएंसी को अलग मानकर चलिए, दोनों कंस्टिट्यूएंसी को जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा, जैसे लेफ्ट था पश्चिम बंगाल में, आप बीजेपी के इतिहास में तो जाइए ना, बीजेपी बनी कहां से, संघ का प्रारूप क्या है, उसकी सोच क्या है। तो मुझे जब कोई ऐसे बयानात आते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है। आप पृष्ठभूमि तो देखिए ना, आप अपने मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि देखिए, मेरी किताब पढ़िए, तो ये चीजें वो कहीं ना, भाई मैंने आप लोगों को सबको एक बार आई थिंक किन के प्रोग्राम में बोल रहा था, बस साफ साफ मैंने कहा कि देखिए एक उदाहरण देता हूं, शायद मैं आपके में नहीं दिया मैंने आज तक, इसलिए आपको जरूर बताना चाहिए। 2009 में एक चुनाव लड़ा लालकृष्ण आडवाणी ने, बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की मेरी किताब पढ़िएगा, उसमें पूरा वर्णन है कि कैसे पैदा हुआ राम मंदिर का मुद्दा। और जब ये सवाल उठा, मोरोपंत पिंगले एक विचारक थे संघ के, ये सवाल उठा कि साथ में काशी विश्वनाथ और बाकी जगह कोई नहीं, तो ये जवाब बना दिया गया। 89 में एक छोटी सी जगह में हिमाचल प्रदेश में सम्मेलन हो रहा था, ये जवाब दिया गया कि नहीं यहाँ पूजा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर अगर हम मुद्दा बनाएंगे तो हिंदू का रिएक्शन ज्यादा होगा। अब वही अडवाणी, इतने बड़े उससे नेता बनने वाले, एक समय में मैगजीन्स के कवर पर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहे जाने वाले, वो 2009 में औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बीजेपी का वोट शेयर 20% से नीचे आ जाता है और पूरी तरह से बीजेपी हार जाती है। यानी कि अडवाणी जो इतना बड़ा उनके हार्डलाइन हिंदुत्व का चेहरा थे, उनके बावजूद जो 27-28% का कोर वोट है बीजेपी का, जिसके ऊपर बीजेपी का बाकी वोट बिल्ड करता है और वो 37-38% तक पहुंच के 300 प्लस सीटें लाते हैं, वो अडवाणी के केस में 2009 में गिर गया था और बीजेपी के बुरे हाल हो गए थे। मुझे बीजेपी के तब के नेता बहुत अच्छी तरह याद है, उनको तो ऐसा लगता था कि पार्टी का कोई भविष्य है ही नहीं, किसी को नहीं पता था कि एक दिन नरेंद्र मोदी आएंगे, क्या होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि तब इन घटनाओं ने इस बात का रियलाइजेशन कराया कि जब तक आपका कोर वोटर आपके साथ नहीं है, आप नए वोटर पे बिल्डअप नहीं कर सकते। उसका साथ रहना आपके जरूरी है, वो नहीं जाए। अगर वो वही खिसक गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि बाकी तो फ्रिंज वोटर है ना, वो आपके साथ आ भी सकता है और आपसे जा भी सकता है, बट कोर वोट आपका रहना जरूरी है। तो इसी वजह से ये भाषा बोली जाती है। भैया इस कोर वोटर की जो बात की आपने अज्ञान जी, बड़ा नाजुक मामला हो गया है। बिहार की तरफ से शुरुआत हो गई है जाति जनगणना, हाँ, पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान खास तौर से जोड़ के 85-90% वोट बढ़ रहा है। बीजेपी आमतौर पर अभी तक कुछ साल पहले तक ऊंची जाति की पार्टी मानी जाती थी। प्रधानमंत्री का चेहरा भले वो ले आए हो पिछड़े का, वो भी प्रधानमंत्री जी जनजात पिछड़े नहीं थे, वो जातिवाद में शामिल की गई, लेकिन ये माना अभी भी जाता है कि भाजपा में चलती है तो ऊंची जाति के लोगों की चलती है। पिछड़ा कार्ड सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, समझ नहीं पा रही है, क्योंकि अगर ये पिछड़े, दलित और मुसलमान एकजुट होते हैं, राहुल गांधी का संसद में पूछा गया सवाल कि 90 में से आईएएस में से सिर्फ 3 पिछड़ी जाति के क्यों हैं। मैं देख रहा हूँ, गांव में गया था, अभी कल परसों लौटा हूँ अमेठी से, पिछड़ों में, दलितों में करंट दौड़ रहा है। जाति जनगणना की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दी, उड़ीसा में कह दी गई, मतलब अब सरकारों की मजबूरी हो गई है जाति जनगणना की बात करना। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसकी आबादी लगभग बिहार जैसी है, लगभग कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिहार में ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के वोट बैंक 3-4% निकल के आए हैं, क्षत्रियों के वोट। उत्तर प्रदेश में भी कमोबश यही आबादी रही होगी। खतरनाक बात ये हो रही है कि कोर वोट बैंक है, ऊंची जातियां, पिछड़ी जातियां जोड़ी गई हैं, लेकिन चेतना का विकास हो गया और जो दलित, पिछड़ा दलित, मुसलमानों का गठजोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कितना बड़ा खतरा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? बहुत बड़ा। और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं अपने व्यक्ति को बुला रहा था और आपको किताब देनी है, फ्रॉम लखनऊ टू लिटरेचर, द पावर एंड प्लाइट ऑफ यूपी। अब उसके
हिंदी संस्करण को मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं हिंदी बहुत महान भाषा है, उसका उतना अच्छा लेखक नहीं हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। उसमें 2 चैप्टर्स हैं कास्ट पे, 2 चैप्टर्स हैं कास्ट क्रिमिनलाइजेशन पे। और कास्ट क्रिमिनलाइजेशन के चैप्टर्स को लेके OTTs वाले बहुत एक्साइटेड थे। बहुत गहरा सवाल है और मैंने ये लिखा है 2014 में 3.5 महीना यात्रा करने के बाद, 2019 में एक डिजिटल सीरीज करने के बाद जो सुपर हिट हुई थी, फ्रॉम यूपी फॉर यूपी। फिर भी मैंने 3.5 महीना से रिपोर्टिंग की थी अक्रॉस, मतलब लिटरली नोएडा से लेकर गंगा के घाट तक। मैंने अमित शाह की तारीफ में अपनी किताब में ये बात लिखी है कि 2014 में उन्होंने गुजरात से आकर जो यूपी को समझा, जो कि आसान नहीं था, और जबरदस्त रणनीति दी यूपी को, और यूपी को बदल कर रख दिया बीजेपी के लिए। कैसे बदल कर रख दिया वो आपका प्रश्न है। बदल कर इस तरह से रख दिया कि बीजेपी को ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, अपर कास्ट डोमिनेटेड पोजीशन से निकालकर एकदम से बीजेपी को हिंदुआइजेशन करके ओबीसी के फोल्ड में ले आए। ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से चमत्कार था। और वहीं से आप देख सकते हैं मायावती कैसे गिरी और क्या क्या हुआ, आप बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। तो बेसिकली बैकवर्ड जो है, पिछड़ा जो था, वो 2014 के चुनाव से बीजेपी में हिंदू बनकर और जुड़ गया। राइट, सवर्ण आपको मिलाई और साथ में ये जो ताकत मिली, इसने आपकी तस्वीर ही बदल के रख दी। मतलब 14 में आप 70 सीट पार हो गए, इतिहास में कभी नहीं उत्तर प्रदेश के। फिर 17 में आपने फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन जीत लिया अकेले, कोई किसी की आवश्यकता नहीं। मतलब ये वो दिन बता रहा हूं जो कल्याण सिंह ने भी बाबरी की घटना के बाद नहीं देखे। ठीक है, 93 में मुलायम सिंह और मायावती साथ आए थे। कास्ट इक्वेशन की ताकत ये है यूपी में कि उसके बाद कल्याण सिंह सरकार नहीं बना पाए थे, आपको तो अच्छी तरह से याद होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है। वो दौर था मेले अगर का वो नारा था ना क्या जी, मेले मुलायम और काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा लगा था। हवा में उड़ गए, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली, मैंने किताब में इस नारे को लिखा है। तो ये इतना क्रूशियल पॉइंट है। और मुझे भी नेचुरली उस समय बहुत ही छोटी उम्र थी तो नहीं समझ में आया। बाद में जाके बहुत चर्चाएं हुई मेरी गोविंदाचार्य से, जो एम एन श्रीनिवास एक कास्ट हिस्टोरियन थे बहुत बड़े, उनका कोट सोशल इंजीनियरिंग का वो देते थे, वो गोविंदाचार्य का कोट नहीं था। खैर बहुत वैचारिक बहसें हुई लोगों से और फिर समझ में आया कि ये बदलाव क्या है, क्यों मायावती, क्यों मुलायम सिंह यादव। और उसके बाद इन सब का तोड़ लेकर आए अमित शाह और उनको अपने पास ले आए। अब प्रॉब्लम यह है बीजेपी के लिए या किसी के लिए भी, देखिए इसको सिर्फ बीजेपी की समस्या ना समझे, क्योंकि जब आंकड़े सामने आएंगे, ठीक है, और जब तस्वीर सामने आएगी तो एक कास्ट असर्शन होगा। ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो इंडिया अलायंस में वैचारिक तौर पर है, ये बीजेपी अकेले नहीं है। क्योंकि जब किसी, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि मैं संजय शर्मा और मेरे इलाके में मेरी ये ताकत है, आप अभिज्ञान प्रकाश के साथ बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, एकदम आएंगे ना। तो ये ना खाली इस कैलकुलेशन में रहे कि खाली बीजेपी का नुकसान है, ना 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 ना। एकदम से कोई जाति विशेष ऐसा देखेगी कि अरे अभी तक तो हमको ये टहला रहे थे पॉलिटिशियन। अच्छा, आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है चुनाव के बाद, इनको मंत्री पद नहीं मिलते। अभी देखिए ना दारा सिंह चौहान का क्या हाल हुआ। मैं लास्ट जब लखनऊ में उनसे मिला, ये सब कास्ट की राजनीति, छोटी कास्ट को लेकर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब उसी में क्या होता है कि एक कुर्मी नेता, मैं स्पष्ट जाति की बात करता हूं, वो बन जाता है यहां तक नीतीश कुमार तक। बिल्कुल सही बात है। नॉट अ वेरी हाई परसेंटेज, प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद 2.5-3% कुर्मी वोट केवल। तो आप वो इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, यादव तक जाते हैं, लालू से लेके मुलायम तक। अब मान लीजिए इस कास्ट आइडेंटिटी की राजनीति में 4 ऐसी जातियां निकल आई जिनको एकदम से लगा रहे हम तो बराबर के प्रतिशत पे खड़े। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा हिस्सा, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बीजेपी के साथ भी हो सकता है और ये दूसरे वालों के साथ भी हो सकता है। अभी तक तो आपने उनको ये कहा कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हम बड़े भाई है आपके, और आप हमारी छतरी के नीचे आ जाइए।
एकदम से अगर वो ये कहेंगे, मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से भी हाल में इस पर चर्चा की और सबने मेरी बात को माना। मैंने कहा देखिए ये पैंडोरास बॉक्स है, उसको आप खोल दीजिए, कोई एतराज नहीं। फिर ये याद रखिए कि इसमें से जो बातें निकल कर आएंगी, जैसे मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2019 में कहा था कि डिजिटल वो बेबी है, वंस इट इज बॉर्न आप वापस नहीं ले पाएंगे उसको। और आज सरकारों को एहसास हो रहा है ना, मैंने 2019 में कहा था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कॉन्क्लेव में, और मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान थे उस कॉन्क्लेव में, जो कांग्रेस के मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लीडर है, मतलब टेकी है वो। तब मैंने ये बात कही थी, ठीक ऐसे ये जाति जनगणना है, तो देखिए जब ये निकल कर आ जाएगी ना, तो फिर आप तैयार रहिए कि फिर आपका नेगोशिएशन टफर होगा हर साइड का। अच्छा, इंडिया अलायंस के लिए भी कोई नहीं कह रहा है अभी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, अच्छा है राहुल गांधी ये पॉइंट उठा रहे हैं, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूं कि वो उठा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें से कोई नए कॉम्पोजिशन अगर निकल कर आए तो सीट वो उन्हीं से मांगेंगे, और यही हाल बीजेपी का होगा। लेकिन अभियान जी एक बेहतर बात ये जाती है इंडिया अलायंस के पक्ष में कि जहां से बड़ी सीटें आनी हैं, जहां बड़े नाम है, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश, इंडिया अलायंस में जो चेहरे हैं वो पिछड़ी जाति के हैं। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं कि 90 में से 3 अफसर केवल पिछड़ी जाति के, जब विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में, बाकी विश्वविद्यालयों में कुलपति के नाम आता है, उत्तर प्रदेश में ये बात लगातार मांग हो रही है कि आखिर जो प्रोफेसर नियुक्त हो रहे हैं, जो कुलपति नियुक्त हो रहे हैं, वो सिर्फ एक विशेष जाति के, खासतौर से क्षत्रिय जाति के, पिछड़ों का कहीं नाम नहीं है। देश की नौकरियों में, जुडिशरी में, बाकी सिस्टम में पिछड़े कहीं है नहीं। तो 9 सालों से जो हुकूमत कर रही है सरकार, पिछड़ों की बात तो उससे होगी। और दूसरी बात, अज्ञान जी, आपने सालों से अन्ना आंदोलन के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा जितना ओल्ड पेंशन को लेकर दिल्ली के अंदर हुआ। लाखों लोग जुटे, भली गोदी मीडिया ने चैनलों से गायब कर दिया। ओल्ड पेंशन, जातीय जनगणना और चुनाव में 6 महीने बचना, तो क्या हिंदुत्व का कार्ड इन पे भारी पड़ पाएगा, या ये चुनाव बहुत फंसने वाला है इस बार? आपके सवाल में सारे जवाब है, बहुत बढ़िया सवाल है, आपके सारे जवाब ही उसमें, मेरे अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं। आपने शुरुआत किस सवाल से की थी कि प्रधानमंत्री ये क्यों बोल रहे हैं, अंत आप किस सवाल से कर रहे हैं कि क्या हिंदुत्व में ये सब आ पाएगा। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब कास्ट असर्शन होगा, जाति अपने हक की जब नुमाइंदगी और मांग दोनों करेंगी, यहीं पे तो समस्या आएगी। नीतीश कुमार आपने कहा, अखिलेश यादव ने पिछला लोकसभा चुनाव बहुत माफ करिएगा विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा लड़ा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, लेकिन मैं यही तो पॉइंट रख रहा हूं कि इनके अलावा जो नई कास्ट असर्शंस हो सकती हैं उसको ये लोग कैसे टैकल करेंगे। और वही चीज बीजेपी पे अप्लाई होती है सीधे सीधे। आप क्या कह रहे हैं कि भाई आरोप क्या है, ठाकुरवाद का आरोप है ना उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर, सीधी बात करते हैं ना हम। वही हाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नो प्रॉब्लम। अब मेरे पास इस वक्त कोई डाटा नहीं है बताने के लिए कि 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, सर ये सवाल भी पूछा जाए, सवाल दोनों तरफ बनते हैं ना, तो उन्होंने कितने पिछड़ों को और दलितों को देश में सचिव बनाया, राहुल गांधी ने आंकड़ा दिया है, पूछा गया सवाल ही उससे। ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर उनका रिप्रेजेंटेशन बेटर था, अगर उनकी सरकार का, मनमोहन सिंह सरकार का प्रतिनिधित्व बेहतर था इस सरकार से, तो ठीक है, फिर उनका केस जायज बनता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि दोनों ही साइड्स के ये अब चुनौती होगी। मैं अभी तक ये नहीं मान रहा हूं, जो मुझे तस्वीर नजर आ रही है, ये सच है कि इसमें ज्यादा चेहरे हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए बैकग्राउंड को समझे बगैर आप भारतीय राजनीति को नहीं समझ सकते। अब संघ क्या है, कैसे बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे लोग क्या थे, जो चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र में की राजनीति को मैं सालों से देख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं। संघ और बीजेपी पे बहुत साल मैंने काम किया, तब काम किया जब ये पार्टी पैदा हो रही थी, जब 13 दिन में अटल जी गिर गए थे सरकार बनाते हुए, आज नहीं। और इन आज के चेहरों को मैं तब से जानता हूं। तो आप पृष्ठभूमि देखिए,
ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स वगैरह की रिक्वेस्ट जो है वो लोग मुझे बताते हैं ऐसा कि वो संघ से आती है, मतलब शैक्षिक संस्थानों में खास तौर पे। तो अब मैं नहीं जानता ये इंटरनल स्ट्रक्चरिंग आज की, लेकिन ऐसा बताया जाता है अगर ये है तो फिर वो उसी तरह के लोगों को प्रमोट करेंगे, राइट। तो ये दोनों चीज का आपको, बीजेपी की दिक्कत क्या है कि 14 और 19 दोनों में लोकसभा के स्तर पर और उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर ले तो आपने मोदी जी के नाम को अच्छा इनकैश किया और वो नाम इतना बड़ा था कि आपके इनकैश करने पर हुआ भी। बिल्कुल ठीक बात है। बैकवर्ड पॉइंट को रखकर काम आया। अब वो क्वेश्चन मार्क हो रहा है। बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं ना। अब ज्ञान जी एक आखिरी सवाल, ये जो पिछड़ों की राजनीति की बात हो रही है, दोनों तरफ से बात हो रही है, इंडिया गठबंधन खुल के खेलेगा। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश में कह दिया पिछड़ा दलित मुसलमान, नारा ही दे दिया उन्होंने अपना। इंडिया गठबंधन खुल के खेलेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास ऊंची जाति का वोट बैंक नहीं है। जिस कोर वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं वो भाजपा पे है, ब्राह्मण का, ठाकुर, कायस्थ, बनिया। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग जाति के आधार पर तोड़ रहे हैं, मैं तो गरीब जाति की बात कर रहा हूँ। क्या बीजेपी के गले में फांसी बन गई है? अगर वो पिछड़ों की ज्यादा बात करेगी तो ये कोर वोट बैंक या तो शांत हो जाएगा या फिर बीजेपी से नाराज हो जाएगा। दांव तलवार। ये भी सवाल ठीक है, क्योंकि मेरे किताब में हमेशा अपनी किताब का जिक्र करता हूं, क्योंकि यूपी एक इतना बड़ा स्टडी का विषय है कि एक किताब में नहीं आ सकता। उसमें एक पूरा अध्याय है, 2 चैप्टरों का नाम बताता हूं। बीजेपी पर चैप्टर है बीजेपी राम भरोसे है, आज भी राम भरोसे, राइट, ठीक है। 89 से मैंने इनकी कहानी लिखी है बीजेपी की, अपनी किताब का जिक्र कर रहा हूं, किसी और की नहीं। उसमें एक चैप्टर ये भी है द कांग्रेस कोलैप्स, कि कांग्रेस कैसे गिरी। 89 के बाद कोई पावर इक्वेशन में कांग्रेस नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में। मूल कारण क्या कि कांग्रेस का अपर कास्ट असर्शन भी चला गया। ये जो जातियां बीजेपी की तरफ आई 69 के बाद, जब इंदिरा गांधी ने अपने, उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इस वक्त, समय नहीं होगा आपके पास, तो उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, कांग्रेस तो बहुत बार टूटी है और इंदिरा गांधी ने तो किसी को उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश ही नहीं होने दिया। तो आपको नुकसान ये, हजाना ये भरना पड़ा कि जैसे ही बीजेपी उठी सवर्ण उसकी तरफ चला गया। देखिए अब 77 के बाद की स्थिति, ये सारे आंकड़े बिल्कुल आपको कहानी समझा देंगे। अब बीजेपी की प्रॉब्लम, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा, वो करे क्या? उसको बड़ा वोट तो ये है बैकवर्ड और कोर वोट है सवर्ण, तो उसको ये संतुलन बैठाना है। अब ये चमत्कार प्रधानमंत्री जी को दिखाना होगा, अमित शाह जी को दिखाना होगा, जो भी बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट है, क्योंकि ये आपको फिर संतुलन बैठाना होगा। तो नहीं तो आपका अगर बैकवर्ड हाथ से निकल गया, जिस तरह से आपने उसको तैयार करके 14 से इतना बड़ा वोट बैंक अपने लिए बनाया है, तो फिर आपकी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और सवर्ण अगर आपसे नाराज हो गया तो कांग्रेस उसके पास ऑप्शन है जाने के लिए, जाने का है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। वो उसका पुराना ऑप्शन है, ये खतरनाक बात है। 35 साल पुराना ऑप्शन है। तो ये बहुत बहुत, बट एक लाइन बस एंड में कह दूं, इतनी बढ़िया थोड़ी बौद्धिक चर्चा हुई, क्षमा चाहता हूं आपके दर्शकों से, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा की है, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे संजय। बस इतना कह दूं कि हाँ, जैसे चुनाव में कहते हैं ना कि अलग अलग मुद्दे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स फॉर 2024 इज दिस। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। शुक्रिया ज्ञान जी, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शुक्रिया ज्ञान जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे अज्ञान प्रकाश जी। मुझे लगता है इससे ज्यादा क्लियर बात, इससे ज्यादा साफ साफ बात, इससे ज्यादा खरी खरी बात कोई और कर नहीं सकता। आपने सुन लिया, आपने देख लिया, आपने समझ लिया। हम जल्दी ही आपको कुछ और रिपोर्ट दिखाएंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, 4 PM के नीचे ज्वाइन और सब्सक्राइब का बटन लगा है, उसको प्लीज ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।